हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 6 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है। आप इसे यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, तिलहन फसल सरसों के संदर्भ में सही कथनों को पहचानना है। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट आपका दिया है, यह एक द्विबीजपत्री साग जाति रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। तो बिल्कुल आपका ये पहला स्टेटमेंट सही है। द्विबीजपत्री भी है, साग जाति भी है और रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इससे प्राप्त तेल में चरपराहट का कारण आइसोथायोसाइनेट है। तो बिल्कुल ये भी सही है। जो गांव में देखिए कृषि जो कच्ची घानी तेल पाई जाती है, वो आपके आँखों और नाक में तेज़ी से लगती है, उससे झाग निकलता है। तो उसका रीज़न यही होता है, आइसोथायोसाइनेट। आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है, दिसंबर जनवरी में माहू व चौपा का प्रकोप इन फसलों में सामान्यतः पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ये फोर्थ होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सरसों की खेती में अग्रणी राज्य है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, ये राजस्थान बिल्कुल सही है। भारत में देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है। ये दो बार बार क्वेश्चन डालने का देखिए रीज़न ये है कि हाल फिलहाल में सरसों जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो किसी भी पेपर में इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों में किस में चावल कृषि की कई पाड़ पद्धति प्रचलित है। आपका पहला स्टेटमेंट है कोंकण तट, दूसरा मालाबार तट, तीसरा कोरोमंडल तट, चौथा गुजरात। देखिए, पारंपरिक कृषि में जो किसान हैं, चावल की खेती के साथ जो है मछली उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये आपके भारत में कई क्षेत्रों में पाई जाती है ये विधि, लेकिन जो है आपका मालाबार तट में इसे कई पाड़ पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये मालाबार में कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड जिलों में पद्धति पाई जाती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये सेकंड हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से इसके लाभ हैं। पहला स्टेटमेंट है, मृदा के पीएच स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है। तो देखिए, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, ये केचुओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित जो है निर्मित खाद है, जो जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट जो है मृदा में मिलाने पर उसके अम्लीय घटकों को उदासीन कर देता है और उसको क्षारीय बनाने में थोड़ा मदद करता है। तो इससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायता करती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपका जो तीसरा है, तापमान संबंधित विस्तृत परास के तहत वर्मी कंपोस्ट का उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि देखिए केचुए जो है शीत ऋतु में ज़्यादा प्रजनन करते हैं और आपके वर्मी कंपोस्ट को तेज़ी से बनाते हैं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो राइट ऑप्शन होगा केवल 1 और 2। आपका सेकंड ऑप्शन सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों को नज़र रखते हुए एपिडा द्वारा चावल में प्रयोग किए जाने वाले किन रसायनों को प्रतिबंधित किया गया है। ये एपिडा क्या है? देखिए, एपिडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाली जो है संस्था है, जो आपके निर्यात को, कृषि पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देती है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में अक्सर करके हमारे कृषि पदार्थों के संदर्भ में जो है एक शिकायत की जाती है फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स को लेकर के। तो एपिडा ने कुछ रसायनों को प्रतिबंध किया है। ठीक है, ये है आपका ट्राईसाइक्लाजोल और ब्यूप्रोफेजिन। तो जो आपका पहला और दूसरा है ये गलत है, तीसरा बैन नहीं किया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा 1 और 2, थर्ड ऑप्शन आपका जो है सही है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पर्माकल्चर अस्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। पहला स्टेटमेंट दिया है, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान कृषि की प्रधानता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पर्माकल्चर जो है आपका एक धान पद्धति को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती है।
ये कई फसलों को एक साथ लेकर के चलती है। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि होती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। 1 और 2 दोनों सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पहला तना, दूसरा पत्ती, तीसरा वर्तिकाग्र, चौथा जड़। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जो केसर के फूल में धागे नुमा वर्तिकाग्र पाए जाते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि की विशेषता है? मल्च की प्रथा, दूसरा धरातल की तापमान में कमी, तीसरा अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी सफल है। तो देखिए आपका पहला बिल्कुल ऑप्शन सही है। मल्च की प्रथा अस्थायी कृषि में पाई जाती है और ये तापमान में भी कमी करती है, धरातल के तापमान में वृद्धि नहीं होने देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, 2 फरवरी को, 12 फरवरी को या 21 फरवरी को? तो जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका 12 फरवरी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में इसको घोषित किया गया था। बुर्किना फासो द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पहला है आम, दूसरा केला, तीसरा अमरूद, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए भारत जो है आम, केला, अमरूद, इसके साथ साथ जो बासमती चावल है, सामान्य चावल और जो कपास के कच्चे माल है, इन सब की निर्यात को बढ़ावा देता है और इसमें जो है शुद्ध रूप से जो है इसको बढ़त हासिल भी है। तो आपका जो क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन है ये चौथा होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया है 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो जो देखिए आपका राइट ऑप्शन है ये फर्स्ट है। 2018 में जो है भारत ने राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया है। तो ये न्यूज़ में भी है। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस है उसकी घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, 2023 में ये मनाया जाएगा, तो इसलिए भी न्यूज़ में था। तो आप एक बार इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, सूखे से संबंधित एक सही सुमेलित युग्म है? पहला स्टेटमेंट है, कृषि सूखा सिंचाई साधनों में जल की कमी को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट, मौसमी सूखा औसत से कम वर्षा को दर्शाता है। तीसरा, जल विज्ञान से संबंधी सूखा मृदा में नमी को दर्शाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो राइट ऑप्शन है मौसमी सूखा है। ये मौसमी सूखा जो है औसत से कम वर्षा को दर्शाता है। तो ये आपका सही सुमेलित है। पहला और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये इंटरचेंज हो गया है। जो कृषि सूखा है वो मृदा में नमी को दर्शाता है और जल विज्ञान संबंधी सूखा जो है सिंचाई साधनों, जो आपका डैम होता है, नहर होता है, उसमें जल की कमी को दर्शाता है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, समाचार की सुर्खियों में देखे जाने वाला शब्द एग्रीस्टेक संबंधित है? पहला है कृषि यांत्रिक उपकरणों से, दूसरा कृषि में प्रयोग की जाने वाली उर्वरकों से, तीसरा कृषि संबंधी डिजिटल डेटाबेस व प्रौद्योगिकी से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एग्रीस्टेक है ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये इससे संबंधित है, कृषि संबंधित डिजिटल डेटाबेस व प्रौद्योगिकी से। जो गवर्नमेंट कई सारे उपाय करती है, आपका कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से जुड़ी होती है और उनसे संबंधित डेटा को एकत्रित, तो उसके संबंध में जो कई कृषि संगठनों ने अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बागवानी कृषि के संदर्भ में सही कथनों को चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी
और उसमें बागवानी कृषि सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्धि की है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है उपाय किए गए थे और 2013-14 से ये लगातार जो है वृद्धि कर रही है। आपका जो है अगला स्टेटमेंट दिया है, भारत फलों के वैश्विक उत्पादन का 21%, जबकि सब्जी उत्पादन का 13% भागीदारी रखता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए, आप एक बार ये बात ध्यान दीजिएगा कि बागवानी में जो है आपका फल और सब्जी दोनों इंक्लूड है, ठीक है। केवल फूल पत्ती वाले चीज़ें ही बागवानी में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी बागवानी से ही संबंधित है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के तहत 2014-15 में लागू किया। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, 2014-15 में ही लागू किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम है, ये भी सही है। का जो अगला स्टेटमेंट है, 2021-22 के लिए सरकार द्वारा 2250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये भी सही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जो है सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की कृषि के लिए आदर्श दशाएं हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, 20 से 28 डिग्री औसत तापमान चाहिए। दूसरा, 55 से 110 सेंटीमीटर वर्षा। तीसरा जो है, न्यूनतम 180 पाला रहित दिनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल ये तीनों ही सही है ऑप्शन है आपके। कपास की कृषि के लिए ये तीनों दशाएं सही हैं। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड सही है।